खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा रिपीट होती नजर आ रही है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर लग रही है। हालांकि ये तो 10 मार्च को ही तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन रिजल्ट से पहले 5 राज्यों के महा एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक बीजेपी रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से योगेंद्र गुप्ता जी चर्चा में शामिल हुए, कुछ और मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। और इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, लगातार एग्जिट पोल पर सबकी नजर है कि 5 राज्यों के चुनाव जिनको लेकर लगातार वोटिंग हो रही थी और उसके साथ ही नजर इस बात को लेकर थी कि कहां कितने % वोटिंग है। लेकिन मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आया है, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल ये सामने है। मणिपुर में बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 18% वोट मिले, एनपीएफ 16%, एनपीपी को 8% और अन्य को 17% वोट यहां पर मिले। मणिपुर में बीजेपी को 33 से 43 सीटें मिलने का अनुमान यहां लगाया जा रहा है। कांग्रेस को मणिपुर में मिल सकती हैं 4 से 8 सीटें, एनपीएफ को 4 से 8 सीटें मिल सकती है, एनपीपी को भी 4 से 8 सीटों का ही अनुमान है। यानी मणिपुर के जो एग्जिट पोल यहां पर सामने आया है वो एक तरफा दिखा रहे हैं, बीजेपी को 33 से 43 सीटें मिलने का यहां अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी दूसरी जो पार्टी है वो भी 4 से 8 सीटों पर ही अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है कि 4 से 8 सीट ही यहां पर मिल सकती हैं। 16%, 18% तो 17% कहीं पर वोटिंग हुई है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट परसेंट भी यहां पर देखा जाए तो 41% है। और जो ये एग्जिट पोल कह रहे हैं मणिपुर में, वो साफ इशारा कर रहे हैं 33 से 43 सीटें यहां बीजेपी को मिलने का अनुमान बताया जा रहा है मणिपुर में। इससे पहले भी 4 राज्यों के एग्जिट पोल यहां पर सामने आ चुके हैं। जिस तरह से चर्चा रही है और जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे थे वो यहां पर नजर आ रहा था। फिर उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो या फिर उत्तराखंड, और अब मणिपुर में भी नजर आता है जहां एक तरफा बीजेपी की सरकार बनाने का अनुमान है। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। रामलाल जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे। मणिपुर के भी जो एग्जिट पोल आए वो बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी, लेकिन इसके अलावा 3 राज्य हैं उसमें संकट। देखिए श्वेता जी, अभी जो एग्जिट पोल हम सब के सामने आ रहे हैं उनके अंदर 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत अलग अलग जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाते हुए एग्जिट पोल दिखा दे रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर भी हमारी पिछली बार 3 सीटें थी, अब की बार हमारी सीटें भी बढ़ने की उम्मीद है और हमारा वोटर % भी बढ़ने की उम्मीद है पंजाब के अंदर भी। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले किसानों का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, अब की बार पंजाब के अंदर कांग्रेस के ऊपर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया कि कांग्रेस का चरित्र दोहरा है, वो कहती क्या है करती क्या है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है और निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी पर विश्वास क्यों नहीं किया पंजाब में? कैप्टन साहब भी बीजेपी के साथ ही यहां पर आ गए हैं और बीजेपी पहले से दावा कर रही थी, बहुत सारे पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार को लेकर भी बहुत सवाल उठाए थे। फिर आम आदमी पार्टी आगे क्यों आई, बीजेपी क्यों पीछे रही? देखिए श्वेता जी, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का केडर उतना नहीं है जितना अन्य प्रदेशों के अंदर है। आज पंजाब के अंदर पहले जो हमारा गठबंधन की सरकार बनती थी वो अकाली दल के साथ मिलकर बनती थी, अब अकाली दल अलग निकल गया, इंडिपेंडेंट रूप से हमने चुनाव लड़ा। इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ने के उपरांत भी हमारा जो वोटर % है वो काफी मात्रा के अंदर, आपको जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा, काफी मात्रा के अंदर वोटर % हमारा बढ़ा है। लेकिन ठीक है, वो वोट सीटों के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब मजबूती के साथ प्रयास हम शुरू करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो सके। चलिए ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट आप देख रहे हैं कि चलिए सरकार नहीं बन रही है, उतने ज्यादा जीत कर हम नहीं आएंगे, लेकिन पहले से परफॉर्मेंस बेहतर थी तो वोट % भी पंजाब में बढ़ेगा,
ऐसा अनुमान आप लगा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, 10 तारीख का इंतजार इसके लिए करते हैं। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और आपसे सवाल लूं उससे पहले योगेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप हैं और जो चौंकाने वाले रिजल्ट नजर आते हैं, चर्चाओं में भी था पंजाब को लेकर कांग्रेस को पीछे करते हुए, और सभी एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन रही है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि बाकी राज्यों के जो एग्जिट पोल है उनके अंदर कोई शक शुबह हो सकता है, लेकिन पंजाब को लेकर किसी एग्जिट पोल में किसी नेता के पास में कोई शक शुबह नहीं है कि हम यानी आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। और अब ये भी भारतीय जनता पार्टी के जो रामलाल जी उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। पहले दिन से प्रश्न ये नहीं था कि आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी। प्रश्न सिर्फ इतना था कि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी या प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एक बार पुनः हम ना सिर्फ पूर्ण बहुमत पा रहे हैं बल्कि प्रचंड बहुमत की पूरी संभावना वहां पे आ रही है। अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं पंजाब के, देखिए इसके दो मायने हैं। पहला मायना ये है कि पंजाब की जनता बहुत समझदार है, और समझदार इसलिए है क्योंकि पंजाब के 50 वर्षों के शासन में 26 वर्षों तक शिरोमणि अकाली दल का शासन रहा है और 24 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है। और इन 50 वर्षों का परिणाम क्या है? आर्थिक बदहाली, नशा, स्कूलों का अभाव, चिकित्सा का अभाव और पूर्णतया एक असफल शासन। तो वहां की जो जनता है उसने देख लिया कि ये दोनों एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को लाए चाहे कांग्रेस को लाए, बेसिकली एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बातें कितनी भी कर लेंगे लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, और अगर वापस से हम इनमें से किसी को भी ले आते हैं तो अल्टीमेटली ना हमारी दशा सुधरेगी और ना ही पंजाब की दिशा सुधरेगी। ठीक है, तो इसलिए एक सवाल, इसी पर एक सवाल। बीजेपी की सरकार, आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देख चुकी पंजाब की जनता और इसके बाद वो समझ चुकी थी आम आदमी पार्टी के साथ गई। क्या ये एक वजह है, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उसको देखते हुए पंजाब की जनता को लगा कि मौका आम आदमी पार्टी को पंजाब में देना चाहिए? बिल्कुल, दोनों मैं में से दूसरा प्रायर बेसिस पर क्या है? मैं वही कह रहा हूं कि एक पहलू ये था। दूसरा पहलू ये था कि पंजाब की जनता ने, पंजाब के एग्जिट पोल ने ये पूरी तरह प्रमाणित कर दिया है कि हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, जो केजरीवाल जी का शासन का तरीका है, वो पूरी तरह स्थापित हो चुका है। और पंजाब ने उसको एक्सेप्ट करते हुए कि वो भी वही चाहते हैं जो दिल्ली में हुआ है, उसको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को चुना है। और एक इसके मायने और है श्वेता, जिसको थोड़ा सा गहराई में देखिए कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस का जो शासन का तरीका है कि मुद्दों को कहीं लटका दो, भटका दो, एन मौके पर कुछ भी मुद्दा उछाल दो और लगे कि पब्लिक उसमें उलझ जाएगी, वहां से अब ये जनता है समझने लगी है। अब जनता काम की बात करती है, जनता ये कहती है कि अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, जनता ये कहती है कि ये फालतू की बातें, फालतू के जुमले, फालतू के झूठे वादे ये उनको नहीं चाहिए। अब ये बताइए कि आपने क्या किया और आप क्या करेंगे। चूंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, करने का विजन है नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ वो आए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का शासन देखा, शिक्षा देखी, चिकित्सा देखी, रोजगार देखा और उन वादों पर खरे उतरते हुए आम आदमी पार्टी को देखा। इसलिए पंजाब में एक मत से, मैंने आपको 4 दिन पहले भी जब मैं शो में आपके आया था तभी मैंने उस दिन यही कहा था, एक मत से उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना और उसका परिणाम एग्जिट पोल में सामने है। 10 तारीख को यही परिणाम हम जब बैठेंगे तो आपके सामने बिल्कुल यही बात है कि हमने जब चर्चा की तो ये बात सामने, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, लेकिन 10 तारीख को एग्जैक्ट पोल क्या आता है, क्या यही आता है या इससे इतर कुछ आता है, उसके लिए भी इंतजार करेंगे। लेकिन बेहद अहम है, सुधांशु जी का रुख करना चाहेंगे। सुधांशु जी, चर्चा लगातार हर एक चरण जब वोटिंग हुई तब भी हमने की थी, इसके बाद 5 राज्यों के चुनाव क्या कुछ कहेंगे, जो वोटिंग परसेंट है उसके बाद भी, अब जब आज एग्जिट पोल आए, सबसे पहले तो ये एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे हैं और क्या संभावना नजर आती है? क्योंकि एक दो बार ऐसा देखने को मिला है कि एग्जिट पोल से इतर कुछ अलग ही परिणाम आ चुके हैं, चाहे बिहार का एग्जांपल है हम क्यों ना ले लें। श्वेता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव के बाद के जो सर्वे हैं वो एक संभावनाएं जो है वो दर्शाते हैं कि जो पोल हुआ, मतदाता ने किसको वोट डाला होगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कितनी सीटें लाएगी। तो ये एक जो है मैथमेटिक्स तो है ही, सब अपना अपना दावा करते हैं कि उन्होंने इतने लोगों के सैंपल लिए और उसके बाद उन्होंने जो है ये इसका एक सर्वे जो है सामने लेके आए। लेकिन मैं बार बार जो है इसी चीज़ को कहता हूँ कि मतदाता आज की तारीख में बहुत समझदार है।
मतदाता अब आपको नहीं बताता है कि वो किसको वोट डाल के आया है। हाँ, हम सिर्फ हवा का रुख या ट्रेंड से पता लगा सकते हैं कि चुनाव जो है उसमें परिणाम किस पार्टी के तरफ संभावित जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 राज्य के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 4 राज्यों में वो आएगी और 1 राज्य के अंदर वो किसी और की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी जो है इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं बधाई भी दूंगा आम आदमी पार्टी के जो हमारे सदस्य हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के अंदर देश के सामने एक विकल्प रखा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर कोई मतदाता चाहे तो किसी तीसरी विचारधारा को भी एक्सेप्ट कर सकता है या उसका समर्थन कर सकता है, और वो है आम आदमी पार्टी। जैसे कि अभी तक की जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे दिखा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है बेहद मजबूत है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी जो है वो कोई भूमिका निभा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्वे का ही आकलन करें, उनका विश्लेषण करें, तो सर्वे दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में भी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है उनके बीच में नेक टू नेक फाइट है। तो वहां पर तीसरे ऑप्शन के तौर पर अगर मान लीजिए कुछ सीटें भी 2 से 4 या 5 सीटें भी आम आदमी पार्टी लाई तो आम आदमी पार्टी वहां पर एक मुख्य जो है वो भूमिका निभा सकती है। की फैक्टर हम उसको कह सकते हैं। बहरहाल हम पंजाब से चालू करते हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस की जो दशा हुई उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। जिस तरह से वहां पर कैप्टन को हटाया गया, चन्नी को लाया गया, सिद्धू ने जिस तरह से बीच में बार बार जो है वो अवरोध पैदा किए, ना उन्होंने कैप्टन को एक्सेप्ट किया ना उन्होंने चन्नी को एक्सेप्ट किया, तो जो ये पंजाब का जो घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर पहुंचा है, ये भी एक रीजन हो सकता है। जी जी श्वेता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए एक जमी जमाई सरकार थी तो वो सरकार कब जाती कि जब एंटी इनकम्बेंसी होती, लेकिन वहां तो एंटी इनकम्बेंसी का मौका ही नहीं मिला। वहां तो कांग्रेस ने आपस में ही लड़कर जो उसके मतदाता थे या उसके सपोर्टर्स थे उनमें एक संशय पैदा कर दिया कि हमारी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी। तो वो विकल्प के तौर पर क्या था भाई, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पंजाब के अंदर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई, वो हमेशा वहां पर सहयोगी के साथ खड़ी हुई। और एक प्रयास ये भी हुआ कि चुनाव से कुछ पहले वो राम रहीम को इन्होंने बाहर किया, तो एक प्रयोग था कि राम रहीम जो है क्योंकि डेरा का वहां पर एक विचारधारा चलती है जो करीब 69 सीट्स को प्रभावित करती है। तो भारतीय जनता पार्टी या जो आपके अकाली दल थे या जो दूसरे अन्य डेरों से लगते हुए जो दल या विचारधाराएं थी उनको कितना लाभ मिलेगा, हालांकि हम इस पे बहुत ज्यादा डिबेट इसलिए नहीं कर सकते कि वो बेल पे बाहर आए, किन कारणों से आए, क्यों कारणों से आए, इस पे बहुत एक लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि कांग्रेस ने खुद ने, हमारे एक शब्द है, अपनी मट्टी फलित करी, तो कांग्रेस ने करी और आज कोई सर्वे कांग्रेस की सरकार वहां पर बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों में विश्वास जताया और जिस तरह से उन्होंने लोकल आदमी को सीएम का चेहरा बनाया और अरविंद केजरीवाल ने और जो बाकी के आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी थे उन्होंने जनता को ये विश्वास दिलाया कि हम जिस तरह से दिल्ली में 3 बार से हम राज कर रहे हैं, हम दिल्ली की जनता को हम जो है वो सुविधाएं दे रहे हैं। जी जी, और पंजाब के अंदर जो है ये विश्वास जो है मुझे लगता है कि मतदाता ने शायद आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये वहां पर क्लीन स्वीप करेंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वहां आम आदमी पार्टी आ सकती है। जी श्वेता, हमारे साथ संजय माधव जी भी जुड़ चुके हैं, वामदल नेता। संजय जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक रिएक्शन इस एग्जिट पोल को लेकर। 5 राज्यों के चुनाव बहुत कुछ कहते हैं, मुद्दे भी बहुत रहे, दावे भी बहुत किए गए, पुराने 2017 के परिणामों पर भी नजर डाले और अब ये एग्जिट पोल, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? श्वेता जी, वैसे तो एग्जिट पोल कभी भी आप 100% उनको सही नहीं मान सकते, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि एग्जिट पोल जो आते हैं उससे संभावना होती है कि कुछ कई बार अक्सर तो देखें अभी 10 तारीख को परिणाम आएंगे वास्तव में तो, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो तो जो है जो साथी कह रहे थे अभी अपने वही बात लगभग है। कांग्रेस ने जो है अपने खुद की जो अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय थे उनसे अपना नुकसान किया है। बाकी दिखाई दे रहा है बीजेपी कहीं सीन में नहीं आ रही है और ये जो भी परिणाम नज़र आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेतृत्व है उसने जो गलत निर्णय किए हैं उसकी भूमिका नज़र आती है। और जो एक वैकल्पिक राजनीति जो दिल्ली में केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी दे पाई है उसका भी असर है, कुछ दिखाई दे रहा है।
देखते हैं 10 तारीख को क्या पूरे परिणाम आते हैं, उसके बाद में इसका सही दृश्य। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वापसी बीजेपी की, जबकि आप लोग और बहुत बार चर्चा में बातें सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश पे अब जनता समझ गई है, जितनी चीजें इन 5 सालों में हुई, विकास आप लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन एक बार फिर से एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं, भले उतनी सीटें नहीं लेकिन सरकार बीजेपी की। नहीं, मेरा अभी भी ये मानना है और ये विश्वास है कि निश्चित रूप से यूपी और उत्तराखंड और ये जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें यूपी समेत वहाँ बीजेपी हारेगी। और हमने लगातार जो है इसके खिलाफ जो है जो किसानों का जो आंदोलन था उसने अपनी बात जनता के बीच में ले जाने की पूरी कोशिश की है और ये बताया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की नीतियाँ देश के किसानों के हित के खिलाफ हैं। और खाली किसानों के नहीं, जो देश का आम आदमी गरीब आदमी है किस प्रकार से उन नीतियों से प्रभावित हो रहा है, किस प्रकार से किसान आंदोलन चला, उसकी क्या वजह थी और किस प्रकार से सरकार ने उस आंदोलन के साथ व्यवहार किया लोकतांत्रिक तरीके से, ये बातें लोगों में लेकर के गए हैं। और जैसा कि हमारे पास में जो सूचनाएं हैं, समाचार हैं, उसके हिसाब से तो यही समाचार है कि भाजपा वहाँ वापस नहीं आ रही। अब ये एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन हमारा जो हमारे पास जो समाचार है। लेकिन संजय जी एक बात है, मान लीजिए अगर श्वेता की अगर मान लेते हैं हम कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है, हो सकता है कि उसका वोट ऑफ परसेंटेज गिरे, उसकी सीटें काफी कम हो और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जैसे कि सर्वे बता रहे वो सरकार बनाए, तो मुझे लगता है कि जो 14 महीने का जो किसान आंदोलन चला शायद वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ इस चुनाव के अंदर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो किसान आंदोलन था उसमें पंजाब और यूपी और हरियाणा यहाँ के किसानों ने सबसे ज्यादा सहभागिता निभाई थी। जी संजय जी। नहीं, वो आपकी बात एक हद तक सही हो सकती है, लेकिन चुनाव में असर तो आंदोलन का साफ नजर आया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रयासों के बावजूद भी बहुत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया उन्होंने, पंजाब में भी किया, उत्तराखंड में भी किया, यूपी में, लेकिन वो चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में कामयाब नहीं हो पाए। चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से हो, इस बार चुनाव जो है कोर जो है जनता के मुद्दों पर लड़ा गया। लोगों ने कहा भाई आप हमारे बेरोजगारी के सवाल थे। बीजेपी ने कोशिश की थी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की, कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी हमेशा स्वतः कोशिश करती है, बीजेपी का पॉलिटिक्स का एक ही एजेंडा होता है, ठिकंडा होता है हमेशा कि वो सांप्रदायिक रामलाल जी इसी पर एक रिएक्शन। उनका एक ही काम होता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, उसमें फायदा मिलता है उनको। इस बार वो कामयाब नहीं हो पाए इसमें। श्वेता जी सबसे पहले तो मैं संजय जी से ये पूछूंगा कि 5 राज्यों में आपकी पार्टी की कितनी सीटें आ रही है या कितनी सीटों के ऊपर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था? संजय जी बताएं संजय जी, आपकी कितनी पार्टी ने कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा, कितनी सीटें आप जीत रहे हो? नहीं, हमारी सीटें तो आई ही पता लग जाए आपको, वो अन्य में दिख रहे हैं ना संजय जी। ये सवाल तो आपसे वो काम करती है, ये सवाल तो ऐसा है रामलाल जी, जनता पार्टी मुद्दों ये सवाल आपसे पूछा, केरला में पूछ सकते हैं आपसे, जनता को केरला में आपकी काम किसी करते हैं, किसानों के अंदर भड़काने का काम आपने किया, किसानों के मुद्दों के ऊपर किसानों के आंदोलन के अंदर घी डालने का काम आपने किया। लेकिन चुनाव के अंदर पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसान आंदोलन के अंदर आपने किसानों का अहित करने का काम किया है और आप धीरे धीरे रुक जाइए, समय जैसे जैसे बीतता जाएगा कौन जनता। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी ने की इन चुनावों में, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, ये आरोप संजय माधव जी का। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। अब जो गुनहगारों को सजा मिल रही है उनको तुम ध्रुवीकरण की बात करते हो तो कहीं ना हमें कोई आपत्ति नहीं उससे। किसानों के मुद्दे गुनहगारों को सजा लाए थे आप पीछे भेजने का काम रामलाल जी, जो गुंडागर्दी थी उसको खत्म करने का काम किया है, जो भूमाफिया थे उनको निपटाने का काम किया है। आम जन के अंदर एक जनता का कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रामलाल जी वापस आपका रुख करेंगे, आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी जी स्वागत है आपका। आरसी जी, उत्तराखंड में कांटे की टक्कर, गोवा में सबसे आगे कांग्रेस, लेकिन पंजाब में जो हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर जी जो मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया और अपने मत के द्वारा इस लोकतंत्र की रक्षा के तौर पे, प्रहरी के तौर पे बन के जो काम करने का प्रयास किया, मैं उनका साधुवाद करना चाह रहा हूँ। पंजाब की जिस प्रकार से एग्जिट पोल के, ये अन्य राज्यों की जो एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चा हो रही है, मैं उससे इतना ही कहना चाहूंगा, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। इसलिए जो भी मेरे साथी खुश हो रहे हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं कि 2 दिन आप और इंतजार कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी जो उत्तर प्रदेश की बात मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और दूसरे और अन्य नेता कर रहे हैं, उन्हें खुद को विश्वास नहीं था। जनता निश्चित रूप से एक जनादेश जो देती है वो एक ताकत के तौर पे देती है ताकि वो अपने एजेंडे को, अपनी जो विचारधारा है, अपने जो कार्य हैं वो उनको पूर्ण कर सके।
पंजाब के अंदर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी विपक्षी पार्टी थी, लेकिन उसका जो मतदान का प्रतिशत था वो अकाली से भी कम था। आज हो सकता है 5 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जब नतीजे आएंगे सामने आएंगे। माथुर साहब ने बेहद संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, एक जमीनी पत्रकार की बात करी, और मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार से 400-500 पत्रकारों के साथ में जो संवाद करते हैं उसी का एक नतीजा है। मतदाता बूथ पे जो कर रहा है वो किसी के साथ में साझा नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतदाता की यह है कि वो मतदान में हिस्सा ले और मुद्दों की बात करे। आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करें गुमराह करने का काम किया। राहुल गांधी जी ने अलग जगाई इस किसान आंदोलन के ऊपर जो हमला किया उसको लेके पंजाब से, और उन्हें मजबूर होना पड़ा, बेबस होना पड़ा और उसको वापिस किया। इतनी अहंकारी और तानाशाही सरकार ने। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दों की चर्चा की, और विपक्ष का जो हमारा कर्तव्य है, जनता की जो आवाज उठाने का जो कर्तव्य है, वो प्रियंका गांधी जी ने लगातार पिछले 3 साल तक करते रहे। लेकिन ठीक है आरसी जी, ठीक है, अहम बात है कि एग्जिट पोल पर हम अभी कुछ भी क्या कह सकते हैं, चर्चा ही कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या आते हैं उस पर नजर 10 तारीख को रहेगी। लेकिन आरसी जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मेहनत की, लड़की उलट सकती हूँ जैसे नारे, प्रियंका गांधी लगातार डटी रही, लेकिन एग्जिट पोल यहाँ पर सिर्फ 4 से 6 सीटें कांग्रेस को दिखा रहे हैं। श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से वहां पे हमारा जो केडर था, वहां पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था, तमाम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते। इससे पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उससे 100 सीटों पे चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी जी ने लगातार मेहनत की, पंचायत लेवल पे उन्होंने बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को खड़ा किया, और ना सिर्फ संगठन को खड़ा किया, उत्तर प्रदेश की जनता को जो उसके हक और हकूक की बात थी, अन्याय के खिलाफ में खड़े होकर लड़ने का अगर कोई काम किया। ठीक है आरसी जी, आपकी बात भी रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुन लेते हैं। हाँ रामलाल जी। श्वेता जी, कांग्रेस पहले लड़ने की बात करती है, कांग्रेस पहले जीतने की बात करती है। जब कांग्रेस को पता चलता है कि हम नहीं जीत रहे, हम नहीं लड़ सकते, तो फिर कांग्रेस अपने वोट बैंक को शिफ्ट करने की बात करती है। कांग्रेस वहां अपने वोट बैंक को शिफ्ट करती है जो बीजेपी को हराने वाला है। ये कांग्रेस की रीति है। कांग्रेस अपने लिए जीतने के लिए थोड़ी लड़ती है। कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कैसे हराए, बीजेपी को कौन हरा सकता है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो आज ये खुद लड़ने के बजाय दूसरे के साथ खड़े रहे ना, पार्टी को सब जान गए हैं। आपको ये इतना विचलन है, ये बता रहा है कि आप हारने वाले हैं। इसका मतलब अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों को शिफ्ट करा सकती है, इसका मतलब कांग्रेस की भी ताकतवर पार्टी है कि वो अपने वोटों को शिफ्ट करवा सकती है। 1.5 राज्य बचे, 1.5 राज्य के बाद में पूरे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन रामलाल जी, कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में कड़ी टक्कर कांग्रेस ही दे रही है बीजेपी को। गोवा में सबसे आगे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस मुक्त भारत क्या, वो तो तब होता है जब 5 राज्यों में कहीं कांग्रेस का नाम निशान नहीं होता। करूंगा, आप 2 दिन का इंतजार कीजिए, 10 तारीख को पता चल जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर किस पार्टी की सरकार बन रही है। आप 2 दिन इंतजार कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल अगर है तो कुछ तो इशारा करते हैं। ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट हो, लेकिन हो सकता है कि इससे इतर ज्यादा सीटें आज दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, हो सकता है उससे भी ज्यादा सीटें आ जाए। कम का ही हम क्यों सोचे। बहरहाल इंतजार तो जरूर करना होगा 10 तारीख का, लेकिन एग्जिट पोल है जो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि आखिर राज तिलक तो होगा इन 5 राज्यों में, किसकी सरकार यहाँ पर बनती है, कहाँ किसकी कमी रह गई है, कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी रहे हैं। एग्जिट पोल भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है। चर्चा इस पर आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया रुकेगी, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। तो राज तिलक का इंतजार जरूर है, 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे 5 राज्यों की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बहुत हद तक इशारे कर रहा है कि किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है अगर ऐसे ही एग्जैक्ट पोल यानी कि परिणाम होंगे। चर्चा हम लगातार इसी पर कर रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक करते हैं सुधांशु जी का। सुधांशु जी, हम 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सबकी नजरें उस पर थी, लेकिन पंजाब में जिस तरह से परिवर्तन नजर आ रहा है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी को एक तरफा यहाँ पर एग्जिट पोल में तो बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन उत्तराखंड और गोवा जहां पर कांग्रेस आगे बताई जा रही, तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। यहाँ क्या नजर आता है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी का जो दौर आना था, वो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ। और वो इसलिए भी नहीं हुआ कि वहाँ पे जिस तेज़ी से उन्होंने एक के बाद एक जो सीएम बदले, उन सीएम बदलने से क्या होता है कि जो परसेप्शन बनता है, नेगेटिव परसेप्शन बनता है, वो शायद कम हो जाता है। और यही कारण था कि 3 सीएम एक के बाद एक इन्होंने बदले। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी रणनीति का हिस्सा हो, जिस तरह से उन्होंने गुजरात के अंदर भी एक इस तरह का प्रयोग किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने वहाँ पर काफ़ी दम से और काफ़ी स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ा है। और शायद यही कारण है कि जो मैदान का इलाका है वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जाती है,
और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत बताई जाती है। लेकिन लब्बो लुभाव हम देखें तो दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि वहाँ पर वो जो स्थानीय राजनीतिक दल है वो शायद हो सकता है कि सरकार बनाने में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसे अभी मैंने ब्रेक के दौरान भी आपके साथी से चर्चा कर रहा था, तो हो सकता है कि इनके हाथ में भी कोई चाबी आ जाए। क्यों? क्योंकि ये कोई नहीं कह रहा है कि आप वहां सीट नहीं लाएगी। अगर आपका उत्तराखंड में स्पार्क होता है तो आप इस चीज को मानिएगा कि वो आने वाले जो भविष्य के चुनाव होंगे उसमें आप इस देश के अंदर एक विकल्प के तौर पर उभरेगी। कुछ समय पहले जब हम इस तरह की चर्चाएं कर रहे थे तब मैं यही कहता था कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक विचारधारा उभर रही है तो वो आप है। अब जैसे हम देखते हैं कि जो सर्वे हमारा बता रहा है कि पंजाब में आपकी सरकार बन सकती है। हम अभी ये नहीं कह रहे कि बन रही है, लेकिन ट्रेंड बताते हैं कि सरकार बन सकती है। तो आप लगाइए कि एक पार्टी जो एक क्षेत्र से शुरू हुई यानी कि दिल्ली से शुरू हुई और वो विस्तार करके अगर पंजाब पहुंचती है। पंजाब इस देश का बड़ा राज्य है श्वेता, 117 जो है विधानसभा की सीटें हैं और पाकिस्तान से लगता हो पड़ोसी देश से लगते हुए पूरी सीमाएं हैं। तो वहां पर जो भी सरकार बनती है उसकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो देश की रक्षा करना और दूसरा राज्य की जनता को जो है अपनी जो वादे थे उसके ऊपर खरा उतरकर उनका विश्वास जीतना। तो अगर आप पंजाब के अंदर सरकार बनाती है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए तीसरा विकल्प खड़ा होगा। अब अगर हम बात करें गोवा, तो गोवा के अंदर कांग्रेस मजबूत है क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर भी गोवा में कांग्रेस के साथ छल हुआ था। ऐसा कांग्रेस कहते हैं कि वो सीटें ज्यादा लेकर आई जीतने के बाद भी वहां सरकार नहीं बना पाए। लेकिन पूरा जो 5 राज्यों का फोकस है श्वेता, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर वो यूपी पे रहेगा कि यूपी में जो क्योंकि दिल्ली की सरकार यूपी के रास्ते से ही बनती है। 403 सीट है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 2017 के चुनाव में इंडिपेंडेंट 312 सीट मिली थी, अलायंस के साथ 325 सीटें मिली। अब हम एक चीज ये देखें कि क्या 5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या इतना बुरा काम किया कि वो 325 से 150 पे आ जाए या 125 पे आ जाए? ये संभव नहीं है। अगर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी हुई होगी, हम 50% का भी मान लें कि सब 50% जो है उनकी सीटें जा रही हैं, तो भी वो आपके 190 195 के आसपास आती हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का वो दावा दिखाया जा रहा है, वो दावा इसलिए दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लूज भी करेगी तो वो अर्श से फर्श जो है फर्श पे नहीं आएगी। बिल्कुल, सरकार बनाएगी, बहुमत पे बना सकती, लेकिन वो सीटें जो थी पिछली बार उससे सीटें कमाने झटका जरूर लगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 50 से 80 सीटों के बीच में झटका लग सकता है। पिछले परिणामों से तो ये तो तय है, ये तो तय है। उस लाइन को वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, उस लाइन तक भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल भी ये कह रहे हैं। योगेंद्र जी, जहां हम अभी जिक्र भी कर रहे थे सुधांशु जी कि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं या फिर हम गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा में भी एग्जिट पोल है 4 सीटें तक आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं, तो 0 से 2 सीटें उत्तराखंड में भी बता रहे हैं। कितनी तैयारी उत्तराखंड या गोवा को लेकर थे या फिर आश्वस्त कितने हैं सीटों को लेकर वहां पर? देखिए श्वेता जी, आप ये जो एग्जिट पोल हैं इनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक पहलू और है, आपको वो भी समझना चाहिए जी। पहला, दिल्ली के बाद हम पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तराखंड और गोवा में हमारी अच्छी खासी उपस्थिति होने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिल्ली के बाद जो भारत के अन्य राज्य हैं वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और यही जो परिणाम होंगे, आप देखेंगे कि इसके बाद में जब गुजरात में चुनाव होंगे, हिमाचल में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे और उसके बाद राजस्थान में चुनाव होंगे, तो यही ट्रेंड आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा इन सारे स्टेट के अंदर। पहला। दूसरा, जहां तक गोवा का सवाल है, तो देखिए गोवा में एग्जिट पोल जो बता रहे हैं अंतिम परिणाम आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक और चौंकाने वाले मिलेंगे और उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि गोवा की जनता पिछली बार छली गई है। कांग्रेस को उन्होंने बहुमत दिया, कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें दी और कांग्रेस ने एमएलए फॉर सेल का बोर्ड लगाकर अपने सारे एमएलए को वहां पर उन्होंने सारे एमएलए इनको छोड़कर वहां पर चले गए। तो एक तरह से गोवा की जनता जानती है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। लेकिन ये जानबूझ के थोड़े ना कोई करेगा। ये तो एमएलए वो जनप्रतिनिधि होते हैं जो इस पाले से दूसरे पाले चले जाते हैं।
नहीं तो ये विश्वास नहीं है। मैं वही आपको समझा रहा हूँ, जिसको मिली है वो क्यों चाहेगी कि हमारे विधायक जाएं? आपको वही मैं समझाना चाहता हूं कि गोवा में कांग्रेस की विश्वसनीयता शून्य पर पहुंच गई कि अगर इनको वोट दिया, अगर इनको जिताया तो कोई गारंटी नहीं है। हम जिता तो इसलिए रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हम विचारधारा को जिताएंगे, लेकिन ये जीत करके वापस में भारतीय जनता पार्टी इनको खरीद लेगी और ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो उसका परिणाम यह होगा कि जो गोवा की जनता, उसको भी समझदार मानिए आप, तो अंतिम जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इतने ही चौंकाने वाले कह रहे हैं कि गोवा में भी बीजेपी तैयार बैठी थी विधायकों को खरीदने के लिए और इस बार भी तैयार बैठी है। गोवा बीजेपी का तो ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड पे रामलाल जी से रिएक्शन लेते हैं। रामलाल जी, ये तो बड़ा आरोप, देखिए बीजेपी का ट्रेंड एमएलएस को खरीदना, गोवा में यही हुआ पिछली बार। अब देखिए ना, राजस्थान ने भी यही किया था, भरपूर कोशिश की थी राजस्थान। पंजाब में भी किया। देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह आज इस सब चीजों का जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह है, उनके वर्चस्व की लड़ाई है, उनके आपस के अंदर तालमेल का अभाव है, उनके शीर्ष नेतृत्व जो पहले मजबूत माना जाता था वो कमजोर हुआ है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस की अंतर्कलह की वजह से, इनके फूट की वजह से इस तरीके की परिस्थिति क्रिएट होती है। भारतीय जनता पार्टी के चाहने से कभी कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के न चाहने से भी कुछ नहीं होता। ये तो इनकी खुद की आपसी फूट का परिणाम है। अब रही बात ये, आप मान कर चलो होते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है कि जिन बातों के आधार के ऊपर यह आकलन किया जा सकता है कि ऐसा ही होने वाला है, या मुझे लगता है ऐसा ही होगा, उस आधार के ऊपर नहीं चला जा सकता। आप 10 तारीख का इंतजार कीजिए। चलिए इस बार तो मान लेते, लेकिन रामलाल जी एक रिएक्शन इस बात पर जरूर, पिछली बार गोवा में जो हुआ, पिछली बार गोवा के परिणाम क्या आए, सरकार किसने बनाई, उस पर जरा एक रिएक्शन दे दीजिए। और अभी जो योगेंद्र जी का कहना वो ये कि इसीलिए जनता को वहां पर भरोसा नहीं है कि बीजेपी खरीद लेगी अगर हम कांग्रेस के विधायकों को भी देंगे। देखिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत मिला था, उस बहुमत के आधार के ऊपर सरकार नहीं बन सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से बनी है, कांग्रेस की उनकी फूट की वजह से बनी है। अब कहीं पर कोई सी पार्टी के अंदर भी फूट होती है तो जहां विकल्प होता है उस विकल्प के पास में कोई आके खड़ा होता है, शहर तो उसको स्वीकार करते हैं। इसमें ऐसी कौन सी अतिशयोक्ति होगी जिसको ठीक है आरसी जी राजनीति करने वाली। ठीक है आरसी चौधरी जी, इसी पर एक जवाब, क्योंकि कांग्रेस के भले ही ज्यादा विधायक जीत कर आए हो, सरकार गोवा में नहीं बना पाए, और योगेंद्र जी यही सवाल उठा रहे कि इसलिए जनता समझ रही कि अगर हम कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देंगे तो भी बीजेपी के हो जाएंगे, वो भरोसा खत्म कर दिया है। तो योगेंद्र गुप्ता जी के वक्तव्य में तो मैं क्या कहूँ, अगर योगेंद्र गुप्ता जी अपना अभी ताजा जो सबसे उदाहरण है चंडीगढ़ के जो मेयर के चुनाव हुए, अगर वो ध्यान होता तो शायद ये ना बोलते, लेकिन योगेंद्र जी को नहीं लगता। लेकिन मेयर का चुनाव तो आप ही ने जितवाया है। अरे आप ही ने तो जितवाया है, आप मिल गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाकर के वहां पर। सुना, धैर्य से सुना गुप्ता जी, धैर्य रखिए गुप्ता जी, धैर्य मत खोइए। देखिए आप पहले तथ्यों को देख करके आइए। ठीक है, पहले सुन लेते हैं योगेंद्र जी क्या कह रहे हैं, अगर आरोप भी लगा रहे तो जवाब आपसे लेंगे ना। ठीक है आरसी जी बात पूरी कीजिए, पढ़िए और तथ्य सही सामने रखिए। ये बोलने नहीं देंगे ऐसे कैसे योगेंद्र जी, एक मिनट, मुझे लगता है कि ये तो यूं लग रहा है कि जैसे नहीं। आरसी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आरसी जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये इस हिसाब से जो कह रहे हैं कि जो लोग जो छोड़ के चले गए थे, ये पता है कि भाजपा में जाएंगे, ये हिंदुस्तान जानता है कौन भाजपा का है कौन किसका है। अगर ये अपने जिस मुद्दे को लेके चले थे, भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेके चले थे, जो हम अध्यादेश जो हम कानून बनाया था, अगर उस पर काम करते तो निश्चित रूप से नतीजा कुछ अलग होता। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरह साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं, क्वाली पुलाव देख रहे हैं, जनता सब कुछ देख रही है, कौन किसके वोट काट रहा है, वो कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि उनके अंदरूनी फूट है। आपकी नैतिकता क्या थी जब जनता ने आपको नकार दिया? तो सत्ता के पितासु लोग बनके और धनबल के आधार पे और लोगों को ईडी और इनकम टैक्स और तमाम दूसरे साधनों के आधार से डरा के इस देश में इमरजेंसी थोपने वाले नैतिकता की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर 84 के दंगे कराने वाले नैतिकता की बात कर रहे हैं। अहंकारी लोग हैं। 1984 के दंगे कराने वाले नैतिकता की बात कब से करने लगे? इमरजेंसी थोपने वाले कब से बात करने लगे नैतिकता की? गोवा नहीं है, देश के अलग अलग हिस्से में। चलिए ठीक है, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने दावे। लेकिन देखिए एक बात है जो नजर आती है और जनता को उससे दुख जरूर होता है कि हम वोट कास्ट करके आते हैं, जब किसी पार्टी के किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वो चुनते हैं, वो जीतता है, और उसके बाद जब जीत जाता है तो पता पड़ता है कि बाद में वो किसी और पार्टी में शामिल हो गया। ये बहुत गलत है, फिर चाहे कोई किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, ये जरूर, और इससे कहीं ना कहीं भरोसा कम होता है, ये भी सही है।
बिल्कुल योगेंद्र गुप्ता जी सवाल तो वो उठा रहे हैं, लेकिन संजय माधव जी अहम तो ये है कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत बहुत कम ऐसा हुआ है कि इसके विपरीत ही कहीं कुछ परिणाम आए। लेकिन अगर जहां तक बात भरोसे की है या फिर जहां तक बात है कि कितना प्लस मिलता है हमें या क्या हम माइनस में जाते हैं, जो काम किया गया उसको लेकर ही आपको लगता है कि आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भी समझ चुकी है और इसलिए परिणाम कुछ भी आते हैं, कई बार सरकार वो बन नहीं पाती है जो नंबर्स नजर आते हैं? श्वेता जी, भाजपा के नेता तो कहते ही हैं, अभी उनका अभी जुमला हो गया, रामलाल जी क्या है, अभी नए नए सत्ता में इनको चाव चढ़ाया तो इनका दावा है कि सर वोट किसी क्या है, सीटें किसी क्या है, सरकार तो हम ही बनाएंगे। ये अभी जो कांग्रेस कभी करती थी, अभी पूरा का पूरा जो है भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। रामलाल जी बड़ी नैतिकता नाम की चीज, ये ईडी, अरे छोड़ो सीटों के, हम सीटों के लिए लड़ते हैं, आपकी सत्ता के भूखे नहीं है, हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं। रामलाल जी, सीट आपकी भी 2 आई थी, वापस 2 पे आओगे, आपका अहंकार आपको वापस 2 पे ले जाएगा। 2.5 सीटें अरे 2.5 छोड़ो आप, हम 2.5 सीटें नहीं, हम आपकी 2.5 सीट के बावजूद भी आपकी सत्ता की चूल्हा हिलाने की हिम्मत रखते हैं। हम लड़ाई के मैदान में जनता के लिए लड़ते हैं, मजदूरों किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। आप वहां आप विधानसभा में बैठकर भी क्या करते हैं? आप सीटें लेकर भी क्या करते हैं? आपको सीटें देने के बाद भी आपने क्या किया? सीटें देने के बाद भी क्या करते हैं आप? किसानों के वोट से बनते हैं, किसानों को बेचते हैं, मजदूर के वोट से बनते हैं, मजदूर को बेचते हैं। उससे बेहतर है हम सीटों के लिए सीटों की राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने की राजनीति करते हैं। रामलाल जी, आपने जब आप विपक्ष में होते थे तब आप और बातें करते थे, अभी सत्ता में आने के बाद में आपको कल कहते हैं सीबीआई तोता है, आप सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप खाली शर्म आनी चाहिए आपको, खाली मतलब जिनकी सीटें नहीं आएगी इनको बात नहीं होगी, जिनकी सीटें नहीं आएगी बात नहीं दोगे आप, जिनकी सीट नहीं आएगी तो बोलने नहीं दोगे आप, बोलने नहीं दोगे आप, सीट नहीं आएगी तो आपका ये मतलब कहने का? आपकी 2 सीटें थी, आप बोल नहीं पाते थे, आपको बाहर निकाल देना चाहिए देश से। आज किस तरह की बेहूदी बातें कर रहे हैं? ठीक है संजय माधव, ठीक है, अहम बात है, देखिए सीटें किसी के भी कितनी भी आए, सीटें किसी के अपनी मौजूदगी हर कोई दर्ज करा सकता है, अपनी बात रख सकता है, किसी भी पार्टी से, फिर वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। सुधांशु माथुर जी, अब ये 5 राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पर मणिपुर और उत्तर प्रदेश, जहां 2 जगह जो बीजेपी को बढ़त दिखते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सरकार यहां पर बना सकेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, 325 का जो पिछली बार का आंकड़ा था या इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आए थे आप, बिल्कुल नजर आता है कि उतना तो नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर हम सरकार बीजेपी बना भी लेती है, मार्जिन से भी बना लेती है, अकेले दम पर भी बना सकती है, लेकिन इसका असर क्या होगा? देखिए 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज किया, तो देखिए जब कोई भी सरकार चाहे किसी भी विचारधारा की हो, अगर 5 साल राज करती तो एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो एक दौर जरूर चलता है। अब ये सरकार पर या सरकार चलाने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को कितना खत्म कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सबके अपने अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के यानी कि योगी जी की सरकार के भी अपने दावे थे, लेकिन जो अगर ग्राउंड लेवल पर हम देखें तो एक चीज बेहतर हुई, वो बेहतर ही हुई लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के नाम पर ही इस बार वोट मांगे। अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी से लेकर और सभी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कंट्रोल हुई और शायद कंट्रोल भी हुई है, मैं इस बात से कहीं डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 325 सीटों का एक प्रचंड बहुमत से आप अगर 220 230 पे आते हैं तो भविष्य की राजनीति में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 2024 में आपको जाना है। अगर आपका वहाँ मैंडेट गिरता है, मैंडेट गिरेगा तो वोट ऑफ परसेंटेज हर हाल में गिरेगा। अगर वोट ऑफ परसेंटेज गिरेगा तो फिर आपको आने वाले चुनाव में नई रणनीति जो है वो बनानी होगी। और आप देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचार किया है, अमित शाह जी ने जिस तरह से प्रचार किया है, जेपी नड्डा जी ने, और जो पूरी फोर्स थी, मतलब टॉप टू बॉटम जो है उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। अगर उसके बावजूद पिछले आंकड़े के आप आसपास भी नहीं पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक अंदरूनी जो है वो हार होगी, तो इनको पुनर्विचार करना होगा। हाँ देखिए कांग्रेस वहां पर जो है सैचुरेशन जो है उस पीरियड में है और वो संघर्ष कर रही है। तो कांग्रेस के लिए हम बहुत ज्यादा बात करें तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कमान संभाली, हो सकता है कि अगर उससे कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़े तो कांग्रेस में गेन
करेगी। ठीक है। जरूरी नहीं कि सीटें ही सीट को बढ़े। लेकर नजर नहीं आता है बिल्कुल। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा उत्तर प्रदेश में, जो क्षेत्रीय छत्रप थे, यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दूसरे जो छोटे दल थे, उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, उनका क्या रिजल्ट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण है बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक जिस पार्टी के पास होता था, जिसकी मुखिया कई बार वहां की मुख्यमंत्री रही, वो पार्टी अगर हाशिए पे आती है, पिछले 2017 में 19 क्योंकि सीटें थी। शुरुआती दौर पे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया 1-to-1 फाइट हो गई यहाँ पर समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के तो बीच। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी थी। अपन जब ब्रेक में ही बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत चुनाव आमने सामने का करा लिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी। उसमें बहुजन समाज पार्टी गौण हो गई, उसमें कांग्रेस गौण हो गई, और जो दूसरे छोटे दल थे, चाहे संजय निषाद का हो, चाहे अनुप्रिया पटेल के हो, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिल गए या समाजवादी पार्टी में मिल गए। तो जब आमने सामने की लड़ाई हुई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है कहीं ना कहीं बढ़त ली है। हो सकता है 10 तारीख को जो भी और रिजल्ट उदाहरण आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का दिया कि उनकी सरकार में क्या जी, था और जी, हमारी जी। सरकार में तो कितना लेकिन बदलाव। ये जो नुकसान होगा, ये नुकसान आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। आप भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के खुश नहीं हो, क्योंकि अगर सरकार बना के खुश है तो फिर 2024 के अंदर जब देश के आम चुनाव होंगे, तब भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात है। रामलाल जी, चैलेंजेस बहुत रहेंगे, सरकार एक तरफा बना ले तब भी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। देखिए श्वेता जी, जो बात सुधांशु जी ने कही है, मैं उसका सहमति करता हूँ कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, एंटी इंकम्बेंसी होती है, और वो उसको रोकने का काम तत्कालीन सत्तासीन लोगों का भी होता है, पार्टी का भी होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बखूबी तरीके से ये उत्तर प्रदेश के अंदर करने का काम किया है। कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी, उसको आम जनता को ये महसूस करवाया कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन दे सकती है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, अगर इन चुनाव के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान होता है, तो जहां कमी रह गई उसको हम ठीक करेंगे, और उस कमी को ठीक करते हुए हम आगे बढ़ने का फिर काम करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जनता ने जो कुछ हमें निर्णय दिया उससे हम नाराज होकर एक नकारात्मकता के आधार पर हम काम करना शुरू कर दें। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। जो जनादेश मिलेगा उसको सिरोधारी करेंगे, उसमें कमी रही है उसको ठीक करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है योगेंद्र जी, चलिए अच्छी बात है, और इससे आम आदमी पार्टी भी खुश होगी जिस तरह से पंजाब में एक तरफा सरकार बनाती हुई नजर आ रही, जो एग्जिट पोल भी कह रहे हैं। गोवा उत्तराखंड में भी सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कितना फोकस आम आदमी पार्टी का रहा है? देखिए श्वेता जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, और आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कितने वर्ष पुरानी, अभी 9 वर्ष तकरीबन हुए हैं हमें। और इन 9 वर्षों में एक जो सबसे अच्छी बात वो ये कि हम विश्व की, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, आप थोड़ा सर्वे करेंगे, तो विश्व की सर्वाधिक फास्टेस्ट ग्रोइंग राजनीतिक पार्टी है। ठीक है। क्योंकि एक साथ 5 स्टेट में चुनाव है, संसाधन भी सीमित होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें की एक लिमिटेशंस हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव को जीतने के लिए या वहां पर अपनी पुरजोर तरीके से प्रेजेंस रखने के लिए जितने संसाधन चाहिए, उनकी कमी। दूसरा, किसी भी स्टेट में जब हम जाते हैं तो अपना एक पॉलिसी बनाकर जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए पॉलिसी ये, क्योंकि पंजाब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, तो सबसे बड़ा फोकस किया गया पंजाब में, उसके बाद उत्तराखंड और फिर गोवा। यूपी को लेकर हमारा एक टास्क और टारगेट ये था कि एक हमें इसमें एंट्री करनी है, ताकि वहां पर हमारा जमीनी स्तर पर हम लोग काम कर पाए, हमारा संगठन वहां पर खड़ा हो, और उसके साथ में हम लोगों को विश्वास दिला सके, वहां की जनता को विश्वास दिला सके। इसीलिए इस चुनाव से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और प्रोसेस शुरू हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं, भले कितनी भी सीटें यहाँ पर आए, धीरे धीरे ग्रो करेंगे उत्तर प्रदेश। हाँ, वहां भी आपको अच्छा खासा परसेंटेज देखने को मिलेगा, और इसके बाद में आप देखेंगे कि आने वाले कल में उत्तर प्रदेश में हम एक अहम भूमिका निभाएंगे। आप जो है वो काशीराम की रणनीति पे चल रहे हैं, क्योंकि जो काशीराम थे, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, तो उनका, मैं पढ़ रहा था उनको, तो उनका पहले यह था कि किसी भी राज्य में जाओ तो जीतने के लिए चुनाव मत लड़ो, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ो। तो मुझे लगता है कि आपने शायद यही प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया है, कि वो जिन राज्यों में अभी तक नहीं गए वो उपस्थिति दर्ज करा रहे, और हो सकता है कि भविष्य के अंदर एक विकल्प के तौर पर कितना उभर पाते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। एग्जिट पोल को लेकर कितने आश्वस्त इससे लेकर है आरसी जी? एक लास्ट कमेंट। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जिट पोल है, कांग्रेस पार्टी बेहद शानदार प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो मेहनत है और उसके साथ में विश्वास है, क्योंकि मुद्दों पे चर्चा करना, देश के अंदर एक ही राजनीतिक दल है जो मुद्दों पे चर्चा करता है, जो जनता की बात करता है, जो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे बात करता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के लिए उत्साहजनक नतीजे होंगे।
संजय माधव जी, एग्जिट पोल कहीं चौंकाएंगे तो नहीं परिणामों के दिन? नहीं श्वेता जी, मुझे लगता है यदि एग्जिट पोल जो नतीजे दिखा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने जनविरोधी कार्य करने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाती है तो ये जनता के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय होगा, आने वाला समय, और ज़्यादा बड़े जन आंदोलन संघर्ष जो है, क्योंकि ये एक तरह से जनविरोधी नीतियों की जीत होगी। मुझे लगता नहीं ऐसा जो हो सकता है, और जो जनता के संघर्ष से आपको डाउट है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी? आपको डाउट है क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार नहीं बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है अगर ये सरकार बनती है तो किसान आंदोलन, जनता के जन आंदोलनों की पूरी तरह से एक हार है, और ये मेरे ख्याल से संभव नहीं है। रामलाल जी, एक लास्ट रिएक्शन। रामलाल जी, देखिए, जनता को गुमराह करने की कांग्रेस पार्टी, वामदल और अन्य पार्टियां कितनी कोशिश करे, जनता जनादेश जो देती है वो सोच समझ कर देती है, और जो जनता का जनादेश मिलेगा उसको सिरोधारी करेंगे। ठीक है। सुधांशु जी, फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता, मुझे लगता है कि इन चुनावों के जो परिणाम 10 मार्च को आएंगे वो देश की आने वाली राजनीति का भविष्य तय करेंगे, और जो अन्य राज्यों में अब जो चुनाव होंगे उसका इम्पैक्ट जरूर इस पे आएगा। पहला तो ये आएगा कि जैसे हम राजस्थान देख लें, दिल्ली देख लें और दूसरे राज्य देख लें कि जहाँ पे चुनाव नहीं थे और वहाँ के नेताओं ने उन राज्यों में जाके काम किया, तो उनकी परफॉर्मेंस भी जब उनके राज्य में चुनाव होंगे तब काउंट होगी। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो कांग्रेस में हरीश चौधरी हैं, धीरज गुजर है, ठीक है। इसी तरह से बीजेपी में देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो जितनी भी एक लंबी फहरिस्त बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों से गई, उनके मेहनत का वह कितना परिणाम आया, वो जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो उनका कद भी उस हिसाब से तय होगा। तो मुझे लगता है कि ये परिणाम देश की भविष्य की राजनीति की एक नई तस्वीर जरूर लिखेंगे। बाकी हम 10 मार्च को देखेंगे। बिल्कुल ऐसा राजस्थान में भी इसका नजर आएगा, ये आप कहना चाहें। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एग्जिट पोल यहाँ पर आ गए, और एग्जिट पोल के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि क्या वाकई में यही एग्जिट पोल परिणामों में तब्दील होंगे। देखना होगा 10 मार्च को जब यहाँ परिणाम सामने आएंगे, लेकिन चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं या फिर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट्स होंगे, यानी जो आज सीट्स बताई जा रही है उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, उसके लिए इंतजार करते हैं। लेकिन जो कोशिशें यहाँ पर पार्टियों ने की, जो दावे पार्टियों ने किए हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, कि किसके सच होंगे, किसके सही साबित होंगे, 10 तारीख को तस्वीर साफ होगी। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत।